हेलो एवरीवन। आज के इस डिस्कशन में हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन इक्वली फैसिनेटिंग पैराडाइम शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये शिफ्ट है ट्रेडिशनल सूद पर मबनी लेंडिंग यानी इंटरेस्ट बेस्ड लोनिंग से निकलकर सीधा हकीकी असासों पर मबनी ट्रेडिंग यानी एसेट बैक ट्रेडिंग की तरफ आना। हम कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग फ्रेमवर्क्स को साइड बाय साइड रखकर देखेंगे और उस बुनियादी फर्क को समझेंगे जो इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे से एब्सोल्युटली डिफरेंट बनाता है। ओके, तो चलिए सीधा इस कॉन्सेप्ट पे डाइव इन करते हैं। कन्वेंशनल बैंक्स बेसिकली पैसे और उधार यानी डेट की तिजारत करते हैं। इनमें बैंक और कस्टमर के दरमियान क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होता है और जो कॉम्पेंसेशन है वो सिर्फ सूद या इंटरेस्ट की शक्ल में होती है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक बैंक्स एक एक्चुअल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हाउस के तौर पर ऑपरेट करते हैं। यहाँ रिलेशनशिप सेलर बायर या फिर पार्टनर्स का होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंक सिर्फ पैसे देकर साइड पर नहीं हो जाता, बल्कि वो एक पार्टनर की तरह बिजनेस में इन्वॉल्व होता है और इसी वजह से उनकी आमदनी प्रॉफिट या रेंट की शक्ल में आती है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम द कॉन्सेप्चुअल डिवाइड को समझेंगे, फिर 3 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग को देखेंगे, उसके बाद एजेंसी एंड वकाला सर्विसेज और फिर द बैंक एज गारंटर, और आखिर में हम परमिसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज पर बात करेंगे। आइए अपने पहले कोर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, द कंसेप्चुअल डिवाइड, जहां हम डेट ट्रेडिंग और एसेट ट्रेडिंग के फर्क को प्रॉपर्ली समझेंगे। अगर हम इन दोनों बैंकिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस का मुवाजना करें तो ताल्लुकात का फ़र्क बहुत नुमाया हो जाता है। डिपॉजिट, फाइनेंस और कॉम्पनसेशन के रोल्स बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है कि कन्वेंशनल सिस्टम में कॉम्पनसेशन स्ट्रिक्टली इंटरेस्ट पर बेस्ड है, जबकि इस्लामिक फ्रेमवर्क में डिपॉजिटर लिटरली एक इन्वेस्टर बन जाता है। और क्योंकि बैंक उसके साथ एक पार्टनरशिप में होता है तो ये कॉम्पनसेशन सिचुएशन के हिसाब से प्रॉफिट, प्राइस या रेंट में बदल जाती है। शरिया का एक बहुत ही अहम और फ्रैंकली लॉजिकल असूल है, नो गेन कैन बी टेकन विदाउट रिस्क। मतलब बगैर रिस्क लिए कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस्लामिक बैंक्स को किसी भी एसेट या बिजनेस परफॉर्मेंस का मुकम्मल रिस्क खुद लेना पड़ता है। वो पैसिव इंटरेस्ट पर रिलाई नहीं कर सकते, उन्हें रियल ट्रेड के जरिए अपना प्रॉफिट कमाना होता है। ये रिस्क और रिवॉर्ड का अलाइनमेंट ही इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और इस सिस्टम की एसेट साइड को देखते हैं। आखिर इस्लामिक बैंक्स एक्चुअली टेक्निकली इंटरेस्ट चार्ज किए बगैर रिटर्न्स जनरेट कैसे करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो पहला तरीका है सेल बेस्ड मोड्स, जिसमें मुराबहा, सलाम और इस्तिस्ना आते हैं। इस मॉडल में बैंक लिटरली एक एसेट खरीदता है, उसकी मिल्कियत और उसका रिस्क कंप्लीटली ओन करता है और फिर उसे कस्टमर को एक ऐसी कीमत पर बेचता है जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार लेनी है तो बैंक एक्चुअली पहले वो गाड़ी खरीदेगा, रिस्क लेगा और फिर आपको बेचेगा। ये कोई सिंपल कैश फ्लो नहीं है, बल्कि एक रियल फिजिकल ट्रेड है। दूसरा तरीका है पार्टिसिपेशन बेस्ड मोड्स, जैसे मुशारका और मुदारबा। यहाँ बैंक कस्टमर के साथ बेसिकली एक पार्टनरशिप में एंटर होता है और इसमें प्रॉफिट या लॉस किसी फिक्स परसेंटेज पर पहले से तय नहीं होता, बल्कि बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये अप्रोच रिस्क शेयरिंग के प्रिंसिपल के साथ 100% अलाइन करती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न सीधा सीधा हकीकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है। फिर तीसरा अहम तरीका है रेंटल बेस्ड मोड्स, जिसे इजारा भी कहते हैं। यहाँ बैंक एक एसेट एक्वायर करता है, उसकी ओनरशिप और रिस्क लेता है और फिर कस्टमर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रेंट पर दे देता है। अगर हम इसे कन्वेंशनल रनिंग फाइनेंस से कंपेयर करें तो यहाँ बैंक सिर्फ पैसे उधार नहीं दे रहा, बल्कि वो एक टैंजिबल एसेट की यूटिलिटी यानी उसके इस्तेमाल पर किराया कमा रहा है, जिसका वो ऑफिशियली मालिक है। ओके, अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन ऑपरेशंस पर जहां बैंक एजेंसी अग्रीमेंट्स के जरिए फी बेस्ड ऑपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज अल वकाला। ये एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां बैंक एक ट्रेडिशनल लेंडर बनने की बजाय कस्टमर के बिहाफ पर एक एजेंट या वकील बनकर काम करता है। बैंक इन शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने की एक स्पेसिफिक फी चार्ज करता है। अलविकाला के अंदर बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलना, एक्सपोर्ट बिल्स की कलेक्शन, अंडरराइटिंग और आईपीओ सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम एडवाइजरी सर्विसेज की बात करें तो बैंक्स शरिया कंप्लायंट एमएनए यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और वेंचर कैपिटल में भी अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करते हैं और फीस चार्ज करते हैं। ये दिखाता है कि ये फ्रेमवर्क ग्लोबल ट्रेड और एडवांस्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरियात को प्रैक्टिकली हैंडल कर सकता है। अगर हम एक्सपोर्ट बिल कलेक्शंस का प्रैक्टिकल वर्कफ्लो देखें तो वो कुछ इस तरह चलता है। पहले बैंक और एक्सपोर्टर कलेक्शन के लिए एक वकाला एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर बैंक इस सर्विस का एक फिक्स कमीशन फी चार्ज करता है
और अगर जरूरत पड़े तो बैंक रिसीवेबल्स के अगेंस्ट एक इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कर्ज हसना भी एडवांस कर सकता है। इस तरह से कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिस्काउंटिंग की जरूरत लिटरली खत्म हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बैंक बहैसियत जमीन या गारंटर। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्ट्रक्चरल न्यूआंस है। तो यहाँ एक बहुत वैलिड सवाल पैदा होता है, क्या एक बैंक गारंटी फराहम करने के लिए फी चार्ज कर सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। ये नॉन कॉम्पेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स को समझने का एक परफेक्ट थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो इसका जवाब है नहीं। असलन महज गारंटी देने के लिए फी चार्ज करना मना है, क्योंकि गारंटी देना एक वॉलंटरी नॉन कॉम्पेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सिर्फ रिस्क लेने पर पैसे नहीं बनाए जा सकते। लेकिन, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन है, उस गारंटी को प्रोसेस करने में जो हकीकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे आते हैं, उन्हें कवर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फी लेना बिल्कुल अलाउड है। ये एक निहायत क्रूशियल और बारीक डिस्टिंक्शन है। इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए आइए जल्दी से रोजमर्रा की बैंकिंग यानी एवरीडे बैंकिंग सर्विसेज पर नजर डालते हैं। गुड न्यूज़ इज, एक शरिया कंप्लायंट फ्रेमवर्क में लगभग तमाम स्टैंडर्ड बैंकिंग कन्वीनियंसेस एब्सोल्युटली अवेलेबल होती हैं। रेमिटेंसेस, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, एटीएम्स, लॉकर्स और नॉन इंटरेस्ट सिंडिकेट फंड्स, ये सब अलाउड हैं। बस मरकजी पॉइंट ये है कि इस पूरे प्रोसेस में सूद का कोई एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस डिस्कशन को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट पर रैप अप करते हैं। कन्वेंशनल बैंक्स जब एक्सेसिवली लेवरेज करते हैं तो वो थियोरेटिकली अनलिमिटेड रिस्क में फंस जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इस्लामिक बैंक्स हमेशा रियल फिजिकल एसेट से बैक्ड होते हैं, तो उनका रिस्क सिर्फ उस एसेट की वैल्यू गिरने तक महदूद होता है। अलबत्ता इस पूरे सिस्टम को स्केल करने में नए चैलेंजेस ज़रूर हैं, जैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करना और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद क्या हकीकी असासों पर मबनी ये निज़ाम आलमी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बेहतरीन सोल्यूशन बन सकता है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो आपको डेफिनेटली मज़ीद सोचने पर मजबूर कर देगा।